नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। सबसे बड़ा मुद्दा के साथ मैं हूं कुंदन जमैर। 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। पूरी दुनिया की निगाहें चमोली के उस टनल की ओर हैं जिसमें पल पल घुट रही सांसें हिसाब पूछ रही हैं। उनके नाराज परिवार के लोग सवाल पूछ रहे हैं, आखिर ये कैसा रेस्क्यू ऑपरेशन है जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव तक मिनट टू मिनट जायजा ले रहे हैं, लेकिन रिजल्ट अभी भी शून्य है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत तो खुद हेलीकॉप्टर से देहरादून टू जोशीमठ करते रहे हैं, रात में रुक भी गए, फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन है कि चलता ही जा रहा है, कोई नतीजा नहीं निकल रहा। आखिर कब तक पूरा होगा ये रेस्क्यू ऑपरेशन? वहां दिन रात एक कर ऑपरेशन डार्क टनल में जो जी जान से जुटे हुए कर्मचारी हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं, वो कुदरत इस कहर के आगे पस्त होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। खुलासा तो यहां तक हो रहा है कि उनका साथ देने के लिए मशीनें ही नहीं दी जा रही हैं। जब सीएम खुद पल पल मुआयना कर रहे हैं तो सिस्टम लाचार क्यों है? सुरंग में संघर्ष के बीच त्रिवेंद्र सरकार से ये वो सुलगते हुए सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढना जरूरी है। आखिर 100 घंटे से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी मलबे पर जीत क्यों नहीं मिली? तपोवन में पत्थर, पानी और सिस्टम से इसी लड़ाई पर आज का सबसे बड़ा मुद्दा। देखिए सबसे पहले एक रिपोर्ट। लगातार मशीनें चल रही है, मशीनों की भी हालत ख़राब हो चुकी है। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई हमारी आवाज़ सुन रहा हो तो कोई अच्छी से अच्छी मशीन 950 से ऊपर का लोडर जिसमें ज़्यादा माल आ सके, क्योंकि खाली करने का रास्ता वही है। केदारनाथ त्रासदी से सिस्टम ने नहीं लिया सबक। मेरा आप लोगों के माध्यम से सरकार से भी अनुरोध है कि यहाँ आदमी भेजने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ चाहिए मशीनें। सीएम से लेकर सीएस समेत आला अफसर, फिर भी रिजल्ट सिफर। अगर हमारे पास कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है जिससे हम ये कीचड़ को बाहर निकाल सकें तो हो सकता है अंदर जो 25-30 आदमी फंसे हैं उनकी जान बच सकती है। जब सीएम खुद कैंप कर रहे थे तो भला टनल में फंसे लोग क्यों नहीं निकलेंगे? अनुमान लगाया जा रहा है कि 2.5-3 घंटे लग सकते हैं, तो बचाने का पूरा प्रयास हो रहा है। जब सीएम ने ये बात कही तो लगा बस कुछ घंटों की बात है। डीआरएफ, आर्मी और एसडीआरएफ तीनों का संयुक्त प्रयास चल रहा है। जब तक हम टनल खाली नहीं करेंगे, एनडीआरएफ वाले हैं, आईटीबीपी है, पुलिस के जवान यहाँ लगातार लगे हैं, लेकिन उनको अंदर घुसने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। समय बीत रहा है और नाराजगी भी लगे हुए। हमको तकनीक की कमी हो रही है, हमको एक्सकवेटर चाहिए, हमको डंपर चाहिए। हमारे आदमी अंदर फंसे पड़े हैं, उनको निकालने की व्यवस्था। वो बेचारे दिन रात लगे, हमारी आर्मी क्या करेगी बेचारे, उनको तकनीक नहीं मिलेगी। आखिर ये कैसा रेस्क्यू ऑपरेशन है जो 5 दिन बीत जाने के बाद भी कोई परिणाम सामने नहीं दिख रहा? चल रही वैक्सीन और कोई गाड़ी नहीं चल रही, कोई आदमी काम नहीं कर रहा, सिर्फ रास्ता ही नहीं है कुछ भी। आपके कितने लोग फंसे हुए हैं, कहाँ के रहने वाले? मेरा सगा भाई है, एक सगा भाई और है, 5 आदमी हमारे फंसे हुए हैं। हौसले पस्त होते जा रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस के थे ऋतिक का, ये कंपनी की अपनी निजी वो है कि उनको अपना रिस्क था, संडे पे इनको वर्क चलाना था। ऋतिक कंपनी का पूरा कार्यरत काम चालू था। एक लोडर के अलावा वहाँ पे कुछ काम नहीं कर पा रहा और करने की स्थिति में भी नहीं है। आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकार और मशीनरी ने जो तत्परता दिखाई थी वो निराशा में तब्दील होती जा रही है। टीम न्यूज स्टेट। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा? जिंदगियां जो पल पल का इंतजार कर रही होंगी अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन के कंप्लीट होने का, उनके बारे में सोचिए और उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके कोई अपने जो हैं इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं, उन पर क्या बीत रही होगी। जरा सोचिए सरकार क्या कर रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। डॉक्टर वीके जोशी हमारे साथ पर्यावरणविद हमारे साथ इस चर्चा में शरीक हो रहे हैं। प्रदीप टमटा सांसद कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और वीरेंद्र सिंह बिष्ट मंत्री उत्तराखंड के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला भी मौके पर मौजूद होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा? राज्य सरकार में मंत्री हैं वीरेंद्र जी। मैं एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, जिनका कोई व्यक्ति वहां पर मौजूद होगा अंदर टनल में, उन पर क्या बीत रही होगी, जरा हमें यह समझा दीजिए। और कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया जाएगा? क्योंकि अब तो जो परिजन है वो कह रहे हैं कि जो चीजें वहां पर मिलनी चाहिए रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अब तो नेवी भी वहां पर है, वो चीजें नहीं मुहैया करवा पा रही है आपकी सरकार।
देखिए, जहां तक प्रश्न है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी संजीदा से, पूरी मुस्तैदी के साथ में सरकार चला रही है। हमारी सेना, आईटीबीपी, वायुसेना, हमारी नेवी, हमारी एनडीआरएफ और हमारी एसडीआरएफ सब लोग इसमें लगे हुए हैं। पूरी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। कहीं नहीं देखिए, नतीजा तो एक बात सुनिए, नतीजा तो निकलेगा जब हम काम कर रहे हैं। आप भी समझते हैं कि जब इन परिस्थितियों में काम किया जाता है, सारी संभावनाओं पर तलाश की जाती है और जहां जहां भी सूचनाएं प्राप्त होती है उसी तरह लोग दौड़ पड़ते हैं। सरकार पूरी कोशिश है, सरकार की नीयत में आप कहीं भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। सरकार पूरी ईमानदारी के साथ 24/7 वहां पर लोगों के साथ डिलीवर कर रही है, सेवा दे रही है, लोगों को राहत देने का काम कर रही है। जो परिजन वहां आए हुए हैं उनके रहने से लेकर खाने की चिंता कर रही है। जो लोग जगह जगह फंसे हैं, अभी 5 लोग हमारे वहां जीवित निकले जो एक टापू के ऊपर थे, गांव के ऊपर थे, जिनका संपर्क टूट गया था। अभी तक हमने 35 लोगों को रिकवर कर लिया है। एक सुरंग से बिल्कुल 15 लोगों को हमने सुरक्षित बाहर निकाला है। अभी जहां 34 और 35 नहीं, बेश जी मैं कह रहा हूं वो सुरंग में अगर मोबाइल नेटवर्क नहीं होता, अगर मोबाइल नेटवर्क ने साथ नहीं दिया होता तो शायद उस सुरंग पर भी इसी तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहता। मेरा सवाल है कि अब परिजन जो हैं कह रहे हैं कि वो मशीन आपकी सरकार नहीं मुहैया करवा रही है, पुरानी मशीन मुहैया करवा रही है जो तो टूट जा रही है, खराब हो जा रही है, वो मशीन आपकी सरकार मुहैया नहीं करवा पा रही है जिससे टनल में सफाई हो सके, आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा सके। देखिए, सरकार जो भी आप समझते हैं कि वहां की परिस्थितियां अन्य भागों से बहुत अलग हैं। हम एक पहाड़ी क्षेत्र में, एक दुर्गम क्षेत्र में, जहां आने जाने का यातायात से कर मशीनों को ले जाना बहुत कठिन कार्य है। बेश जी ये मत कहिए, बेश जी ये मत कहिए, वायुसेना आपकी मदद कर रही है, ये मत कहिए भारी से भारी मशीन आधे घंटे में वहां पर पहुंचाई जा सकती है, ये मत कहिए, ये दलील मत दीजिए। हमारे पास ऐसे ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जिससे टैंक वहां पर आधे घंटे में पहुंचाया जा सकता है उस टनल के पास। नहीं, कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। क्यों नहीं मशीन पहुंच रही है? क्यों नहीं मशीन पहुंच रही है? कर रहे हैं, सारी सरकार पूरी तरीके से हम वहां पर पहुंच, जो भी अभी पहली मशीनें वहां पर थी, जो आवश्यकताएं थी, हमने उसको प्रारंभ किया है और उसका नतीजा निकलेगा। समय माफी के साथ आपको कह रहा हूं, माफी के साथ आपको कह रहा हूं, वहां पर जितने लोडर मशीनें काम कर रही है, जो ड्रिल मशीन लगाई गई, वहां पर जो पहले से कंपनी काम कर रही है, जिसका प्रोजेक्ट है वहां पर, उसी कंपनी ने ये मशीनें मुहैया करवाई। आपकी सरकार ने कोई मुहैया नहीं करवाई। सेना हमारी मदद कर रही है, एनडीआरएफ कोशिश कर रही है, लेकिन उनके हाथ में वो मशीनें नहीं है जिसकी मदद से वो लोगों तक पहुंच सके। मैं आपके पास आता हूं, प्रदीप टमटा साहब, क्या इसी तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन चलना चाहिए? तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, सेना के लोग मौजूद हैं, नेवी भी बुला ली गई है वहां पर, नेवी के जवान वहां पर मौजूद है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब मौजूद है, आईटीबीपी कोशिश कर रही है। ये वो फोर्स है जो जी जान लगा करके जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद कर सकती है। लेकिन अगर आप मशीन नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? क्या संभव है बिना मशीनों का रेस्क्यू ऑपरेशन? और ऐसे में क्या जिंदगियां जो फंसी हुई हैं उन्हें हम बचा पाएंगे? जी, आपने जो सवाल उठाया है वो बहुत ही वाजिब सवाल उठाया है। मैं आपके चैनल में आने से पहले मैंने कहा लेटेस्ट हालात भी मैं मालूम कर लूँ। मेरा पौन घंटा पहले जिलाधिकारी चमोली से, जो खुद अभी घटनास्थल पर ही है, इसको ऑपरेशन में लगी हुई है, उनसे मैंने जानना चाहा। अभी भी 163 लोगों को उन्होंने कहा कि मिसिंग में है। 35-37 लोगों की बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया है और जो वहाँ पर हमारे जवान हैं, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, सेना है, लोकल प्रशासन है, लोकल लोग हैं, वो सब अपनी जो भी क्षमता से काम कर रहे हैं, इस पर कोई प्रश्न नहीं है। बिल्कुल। लेकिन प्रश्न दूसरा है। मैं बीरेन जी की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये कठिन टेरेन है, कठिन परिस्थितियाँ हैं। प्रश्न वहीं पर है। ये हमारे जाबाज सेना के, नेवी के, एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के लोगों की कमी नहीं है, मशीनरी की कमी नहीं है, ये फेलियर है सिस्टम का। क्योंकि जब आप सबको मालूम है कि जिस क्षेत्र में हम ये पावर हाउस लगा रहे हैं, ऋषि गंगा पे जो है वो टफ टेरेन था, तपोवन में भी नीचे जो पावर हाउस है, अगर इस तरह की कोई आपदा आ गई,
आपको आंकलन मूल्यांकन करना ही पड़ेगा कि आपदा बता के नहीं आती है, आपदा कभी भी आ सकती है। क्या सिस्टम उसके लिए तैयार है? क्या हमारी एनडीआरएफ की टीम उसके लिए उन परिस्थितियों में जो हिमालयन क्षेत्र की है, जहाँ पर तमाम विषम परिस्थितियाँ हैं, टनलों से नदियाँ आ रही हैं, और अगर वो टनल में मलबा आ जाता है, टनल में पानी आता है, ग्लेशियर आ जाता है, तो उसको कैसे हम दूर करेंगे? उसके प्रति ये टोटल फेलियर लग रहा है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा नेशनल गवर्नमेंट का है, जिसका काम है इस तरह की स्टेट गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेट करना था, सिस्टम को काम करना था, कोऑर्डिनेशन का की जिम्मेदारी वहां पर स्थानीय प्रशासन की है, सरकार की है, लेकिन वो एक चीज जी जल्दी से जल्दी एक चीज और कहना चाहूंगा, एक इसी संदर्भ में एक अलग अलग इन्फॉर्म मैंने जिलाधिकारी से पूछा था, क्योंकि यहाँ जो मीडिया में खबर है, नेशनल न्यूज में है, उन्होंने कहा रिमोट सेंसिंग से लेजर के माध्यम से भी आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं कि कहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, आइडेंटिफाई की जा सकती है। लेकिन जब मैंने जिलाधिकारी से पूछा क्या इसका क्या, उन्होंने कहा साहब अभी तक हमारे पास इस तरह की ना कोई टेक्निक आई है, ना हमें कोई जानकारी नहीं है। तो ये जो मिशन पर्सन, एक तरह हम नेशनल मीडिया में ये दे रहे हैं कि हम रिमोट सेंसिंग के लेजर यंत्रों के द्वारा हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कहां लोग पर फंसे हैं, उसके हिसाब से फिर हम उसको रिश्यू करने के लिए प्लानिंग बनाएंगे। और जहां ग्राउंड में है अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं हम अपने ही साधनों से करें, तो ये सिस्टम के फेलियर है। इससे हमने 2013 की आपदा से इसका मतलब कोई सबक नहीं लिया, इसलिए ये परेशानी आ रहा है। और लोग तो डेस्परेट हैं, जिनके बच्चे, जिनका लड़का, बिल्कुल जाहिर से बात है। मैंने शुरू में इसीलिए कहा, टंडा साहब, मैंने शुरू में कहा कि उनके बारे में सोचिए, उनका गुस्सा जायज है, उन 163 लोगों के बारे में सोचिए जो अभी भी मिसिंग है, जो डेड बॉडी मिल गई वो अलग मसला है, अभी भी जो अभी भी 163 लोग लापता हैं उनके बारे में सोचिए, उनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी। और जो टनल में फंसे हुए हैं उनके परिवार वालों के लिए भी हर मिनट जो है कितना भारी गुजर रहा होगा, क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि साहब क्या चल रहा है, 5 दिन से आपने कोई कामयाबी हासिल नहीं की है। एनडीआरएफ में काम कर चुके हैं वीके खन्ना साहब हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। वीके खन्ना साहब, मुझे ये बता दीजिए कि एनडीआरएफ जिस तरीके से काम करती है, अगर मशीनें मुहैया होती तो क्या रिजल्ट कुछ और हो सकता था? और जिस मशीन का जिक्र कांग्रेस सांसद कर रहे हैं कि आपके पास ऐसी ऐसी मशीनें हैं जिससे आप कम से कम बॉडीज का पता लगा सकते हैं, ह्यूमन बॉडीज का पता लगा सकते हैं किस लोकेशन पर है, उन मशीनों का क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा है सर? देखिएगा, इसमें जो है ना, हमने एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक DIA होता है, डिज़ास्टर इम्पैक्ट असेसमेंट। जब भी कुछ बड़े जब है बांध वगैरह बनते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह बनते हैं, तो जो डिज़ास्टर इम्पैक्ट असेसमेंट नॉर्मल फॉरेन कंट्रीज में होता है, हमारे कंट्री में नहीं है। EIA है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं, पर DIA नहीं कर रहे हैं। विद जो अभी आप बता रहे हैं ना मशीन वगैरह, अगर ये है डिजास्टर इम्पैक्ट असेसमेंट इन्होंने किया होता तो इनको पता होता कि ये चीज़ें मशीनें, ये वाला भी संभावना हो सकती है, और वो संभावना होती है उसके लिए क्या क्या मशीनें चाहिए, है या नहीं है, कहाँ पर है, इंटरनेशनली कहाँ पर मिल सकती है, वो पहले से पहले हमें पता होता है। तो अभी तो ये ना जब भी हमें है हो गया है, उसके बाद में DIA किए ही नहीं हुआ हमने, तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि हाँ अभी तो ट्रायल एंड एरर वाला मेथड हो रहा है कि चलो ठीक है, इस तरह से भी कर लेते हैं, नहीं है तो चलो ठीक है, ऊपर से जहाँ पर जो है वेंट है वहाँ से मतलब तोड़ कर देखते हैं कहाँ पर होने के लिए। ये ट्रायल एंड एरर है उसके करने के लिए। वैसे तो अगर अब मैं बताऊँ कि वैसे तो हमारे पास में है, NDRF के भी है और आर्मी के भी है, डॉग वगैरह है, वो स्निफिंग कर सकते हैं। 80% उनकी जो है स्निफिंग ज़्यादा होती है, कर सकते हैं वहाँ पर। क्या करेंगे उसके बाद में? आप देखिएगा तो वहाँ पर वो उनको तोड़ना पड़ेगा। वो उस एरिया के अंदर मेरा ख्याल आज बताया गया है कि आर्मी वाले भी कर रहे हैं कि उस एरिया का जो है अल्टरनेटिव जो है मीन्स के किसी और जगह से मतलब जब खोला जाए और उसी इवेंट में से जो है वो खोला जाएगा, वो शायद सक्सेसफुल हो जाए। लेट अस सी, पर इससे स्टिल ट्रायल एंड एरर। हमें कोई वो जो है पूरी नीति इसके लिए कि किस तरीके से उन बच्चों उनको बचाना है 34 के लिए, अभी तक नहीं है उसके लिए मशीन हमारे पास। तो खन्ना साहब, आप कह रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट की जो चीजें पहले से होनी चाहिए वो मौजूदा सरकार उसके लिए तैयार नहीं थी, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ डिजास्टर इम्पैक्ट असेसमेंट के उसके अंदर ये होता है कि जो भी डिजास्टर किस तरह के हो सकते हैं, नेचुरल मैन मेड जो भी हो सकते हैं, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या उसके लिए हम तैयार कर, उसके लिए खुद को तैयार करना पड़ता है, उसके लिए खुद को तैयार करना चाहिए सरकार को भी। सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी उस दिन से मौजूद है, रविवार को वहां पहुंच गए थे जिस दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोगों की जिंदगियां बचाने की कोशिश की जा रही है। सुरेंद्र, वहां पर
आपने बताया कि लोगों का धैर्य और जवाब दे रहा है। क्या चल रहा है वहां पर, किस तरह किस किस स्तर पर लापरवाहियां हो रही है, जो लोग कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, लोग आरोप लगा रहे हैं, उसके आधार पर बताइए जल्दी से। देखिए बिल्कुल कुंदन, हम रेस्क्यू की हर तस्वीर दिखाते हैं जिससे कि चीज़ें पता चल पाए, लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रशासनिक लापरवाही कहें या प्रशासनिक निकम्मापन कहें कि आपके पास किसी तरीके का कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। अलग अलग टीमें वहाँ काम कर रही हैं, आईटीबीपी काम कर रही है, एसडीआरएफ काम कर रही है, एनडीआरएफ काम कर रही है, भारतीय सेना काम कर रही है और नेवी तक आपने बुला ली है, लेकिन आपके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। कौन किस तरह से काम करेगा, ये प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है। जिन अधिकारियों को आपने नोडल अधिकारी बनाया है, वो अधिकारी टनल की ओर झांकते तक नहीं है कि आखिरकार किस तरह की वहाँ पर जो रेस्क्यू के कार्य है वो किए जा रहे हैं। दूसरी बात दिक्कत ये है कि इंजीनियर्स जिनको काम करना है उनके साथ आप ये तक तय नहीं करते कि उनको किन मशीनों की ज़रूरत है। जो ड्राइवर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो मशीनें चला रहे हैं, अगर कुंदन मैं साफ तौर पे कहूँ तो आज की डेट में जो रेस्क्यू चल रहा है उस रेस्क्यू में भाग लेने वाले लोग सिर्फ 4 से 5 हैं। या तो वो 2 मशीन के ऑपरेटर हैं जो टनल के अंदर जाते हैं, सफाई करते हैं, या फिर वो 3-4 कर्मचारी हैं जो टनल के अंदर जाकर जो छोटे छोटे काम हैं उनको करते हैं, या फिर अपनी गाड़ी को चाहे उसमें तेल भरना हो, ये सारी चीज़ें हों। इनके अलावा बाकी कोई रेस्क्यू नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी रेस्क्यू करने के हालात है नहीं। वो हालात कैसे बनेंगे? वो हालात ऐसे बनेंगे जब प्रशासनिक अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर कोऑर्डिनेशन बनाना, आपका कोई मैनेजमेंट नहीं है। जो लोग अपनों को ढूंढने आ रहे हैं उनको तक आप दिलासा नहीं दिला पा रहे हैं कि आप कब तक ये सारी चीजों को दुरुस्त कर पाएंगे। उनकी बात सुनने तक के लिए आपके पास समय नहीं है। तो ये सीधे तौर पे सरकार को देखना होगा कि इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होते हैं। ठीक है कुंदन। वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी, हमें बताइए, पहले तो कहा गया कि भाई टनल में से मलबा कुछ हद तक निकालेगा, मुहाना साफ होगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुहाना साफ किया गया तो उसके बाद ड्रिल मशीन की जरूरत हुई, तब ड्रिल मशीन बुलाई गई, ड्रिल मशीन भी टूट गई। मेरा सवाल यह कि सारे इंतजाम पहले कर लेते, मलबा साफ होता, तुरंत आप कर लगा देते, ड्रिल मशीन को काम में लगा देते, लेकिन ये हर बीतते घंटे के साथ आपकी सरकार सीख रही है क्या? प्रशासन वहां का सीख रहा है क्या? कुंदन जी, हम पहले से तैयार हैं और जब घटना हुई है, घटना के बाद हमने जो मुस्तैदी के साथ काम किया है उसको पूरे देश ने देखा है। हमें भरोसा है अपनी सरकार पर, अपनी एनडीआरएफ पे, अपनी एसडीआरएफ पे, अपनी नेवी पे, फौज पे, आईटीबीपी के जवानों पे। हम काम कर रहे हैं। मशीन आ गई है, वो ड्रिल कर रही है, वो टूट सकती है, ये टेक्निकल वो है, इसमें आप और हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन मशीन का अल्टरनेट विकल्प भी हमारे पास है। हम पूरी तैयारी के साथ लगे। मैं तो सिर्फ एक चाहता हूं कि इसको पैनिक ना बनाया जाए। सरकार जो काम कर रही है उस काम को मैं माफी चाहूंगा, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। ये पैनिक नहीं हो, ये हम पैनिक नहीं हो रहे। हमने लोगों को लिफ्ट किया है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं भाई, जिनके लोग लापता हैं, जिनके लोग इस टनल में फंसे, उनको ये कहिए कि पैनिक मत होइए। मीडिया पैनिक नहीं, मीडिया पैनिक हो रहा है, मुझे लग रहा है मीडिया पैनिक हो रहा है। उनके पास जाके हिम्मत जुटाइए ये कहने की, छवि हमारी दिखाने की कोशिश, उनके पास जाकर के हिम्मत जुटाइए जिनके अपने खोए हुए हैं, जिनके अपनों का पता नहीं है। आपदा के समय ऐसे हालात जी कुछ कह रहे हैं। प्रदीप टंडन साहब बनाने की कोशिश की जा रही है। जी प्रदीप आप रात दिन जो फौज के लोग वहां खड़े हैं, जो हमारे कर्मचारी वहां खड़े हैं, जो रात दिन वहां एक पांव पर खड़े होकर सेवा कर रहे हैं, आप उनको नकार रहे हैं। खामोश है तो मैं टमटा साहब। कुंदन जी, मुसीबत ये है कि 5 दिन होने जा रहे, आज हो चुके हैं, 137 के लोग उसके अंदर फंसे हुए हैं। ये मैं लोकल एसडीआरएफ एनडीआरएफ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो सिस्टम है हमारा, क्या ये आपदाएं पहली बार आ रही हैं? सवाल है उस तरह की आपदाओं को निपटने के लिए क्या भारत सरकार ने अपनी जो एनडीआरएफ टीम को इक्विप्ड किया है? क्या ये इस बात की उन लोगों को जानकारी नहीं? पहाड़ों में जो पावर हाउस बने हैं वो टनलों के अंदर रन ऑफ द रिवर ज़्यादा है। अगर कोई इमरजेंसी आ जाएगी, लोग वहाँ फंस जाएंगे। अभी तो बरसात का मौसम नहीं है, अभी तो गर्मी का मौसम नहीं है कि बर्फ पिघल रही हो। ऐसी हालात में क्या सवाल है कि जो हमारी टेक्निक है दुनिया के अंदर, हमने अपनी एनडीआरएफ को इतना मजबूत क्यों नहीं किया कि हर तरह की विषम परिस्थितियों लोग जहां फंसे हुए हैं में क्या वहां पर लोग जा सकते थे? इतना टाइम लग जाएगा? उम्मीद थोड़ी बहुत ही बच रही है अब तो। ये सारी सवाल जोशी जी पर्यावरणविद मौजूद हैं, उनसे मैंने एक सवाल ले लिया है। जोशी साहब, भरोसा है
जो उत्तराखंड में हुआ और अभी जो जिस तरीके से काम हो रहा है उसे किस तौर पर देखिए, क्या ऐसा खतरा हमेशा मंडराता रहेगा उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में? नहीं दिख रहा है। जोशी जी, हमारे जो पर्वत हैं हिमालय, वो बहुत ही युवा पर्वत हैं। युवा होने के कारण वो बहुत फ्रेजाइल हैं। उनमें काम करने के लिए काफ़ी स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। ऐसी आपदाएं 1893 से अभी तक आती रही हैं। उसके पहले भी आती थी, 1893 से रिकॉर्डेड है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपदा का अब पोस्टमार्टम करने से कोई फ़ायदा नहीं। वहाँ पर जहाँ पर ये आपदा आई है, नंदा देवी में सात ग्लेशियर हैं। वो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, उनकी हैंगिंग वैलीज भी हैं। और ऐसी सैटेलाइट इमेजरीज को देख के लोगों ने कयास लगाया है कि पर्वत का काफ़ी बड़ा टुकड़ा हैंगिंग वैली में गिरा, जहाँ से ये रौंथी गाड़ में आया और ये सब हादसा हुआ। अब इसमें दिक्कत ये है कि जितने भी ग्लेशियर हैं, 1000 ग्लेशियर हैं उत्तराखंड में। ठीक है सर, मेरे पास वक्त से इतना ही था। मैं माफी इसके साथ आपको रोक रहा हूं। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जो फ्रेजाइल पर्वत है उनके मद्देनजर हमें अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। सरकार को सीख लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो क्या ये सरकार इस हादसे के बाद भी, इस प्राकृतिक आपदा के बाद भी कोई सीख लेगी? इंतजार कीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।